तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जी फिजिक्स विथ आरोहित में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 2 का एक और नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है इस चैप्टर का 13 नंबर का टॉपिक होगा, जो कि है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कैपेसिटर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस और पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर्ड एनर्जी और चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो कैपेसिटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, या इसी को पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोला जाता है, जिसका काम क्या होता है? जो चार्ज को स्टोर करता है या फिर चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, ऐसा कह सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के टर्म्स में या फील्ड के रूप में ही चार्ज या एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या कहा जाता है? कैपेसिटर कहा जाता है। आगे लिखा है इन इट्स simplest form a capacitor consists of two conducting plates separated by an insulating material called the dielectric। अगर हम लोग कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो प्लेट्स होते हैं और दोनों प्लेट के बीच एक इंसुलेटर मटेरियल को रखा जाता है, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। तो उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के द्वारा इन दोनों प्लेट को क्या कर दिया जाता है? सेपरेट कर दिया जाता है। इस प्रकार से इस कैपेसिटर को बनाया जाता है। तो आई होप ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कैपेसिटर क्या होता है? एक मटेरियल होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो कि क्या करता है? चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करके रखता है अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में। और इसको बनाया कैसे जाता है? इसमें दो प्लेट लिया जाता है, दो कंडक्टिंग प्लेट होता है, और दोनों कंडक्टिंग प्लेट को स्मॉल डिस्टेंस पर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है या इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, उसके द्वारा इसको सेपरेट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक डिवाइस तैयार होता है, उस डिवाइस को कैपेसिटर का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है। दोनों प्लेट को, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा इसको सेपरेट कर दिया गया है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ये प्लस चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस वाले प्लेट में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, और बैटरी के निगेटिव प्लेट की वजह से इस वाले प्लेट में, सेकेंड प्लेट में निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको इलेक्ट्रिकल चार्ज कहा जाता है। और अगर हम लोग कैपेसिटर के सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ओके, तो ये रहा कैपेसिटर। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैपेसिटेंस के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द प्रोसेस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा कैपेसिटर क्या करते हैं? अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। उसी स्टोर करने की जो प्रोसेस है उसको कैपेसिटेंस कहा जाता है। कुछ लोग कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का मतलब एक ही समझते हैं, तो याद रखिएगा, कैपेसिटर एक मटेरियल है, कैपेसिटेंस एक प्रोसेस है। या इसी को आप लोग इस वे में भी डिफाइन कर सकते हो, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम टू द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब ये है, कैपेसिटेंस जो है इलेक्ट्रिक चार्ज में चेंज होता है, किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। अर्थात किसी भी कैपेसिटर का जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको हम लोग देंगे, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को उतना ही अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टीज़ को, ज़्यादा चार्ज को स्टोर करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसी को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। कैपेसिटेंस को एक और तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड एट गिवन वोल्टेज बाय एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने, इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने की जो अमाउंट होती है, चार्ज को
जितना अमाउंट में चार्ज को अपने अंदर स्टोर करेंगे उसी प्रॉपर्टीज को कैपेसिटेंस कहेंगे। और ये प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाएगी, यह प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाएगी उस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे। आई होप अब आप लोग को कैपेसिटेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है इसी को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर में हम लोग जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उसको बैटरी के थ्रू या पावर सप्लाई के थ्रू, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है उतना ही स्टोर होगा, और जितना ज़्यादा कम पोटेंशियल देंगे, कम वोल्टेज देंगे, उतना ही उसमें कम चार्ज स्टोर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमेशा प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाकर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो ये हो जाता है Q = CV। तो यहाँ पर C का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, V को इधर ट्रांसफर करके C = Q/V। तो इसी को कहा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और याद रखिएगा कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम पर वोल्ट, और 1 कूलाम पर वोल्ट = होता है 1 फेरड। इसको याद रखिएगा। यहाँ पर फेरड को कैपेसिटेंस का SI यूनिट कहा जाता है। फेरड को क्या कहा जाता है, यहाँ पर F का मतलब होता है फेरड। और याद रखिएगा 1 फेरड = कितना होता है, 1 कूलाम पर वोल्ट। 1 कूलाम पर वोल्ट ये होता है 1 फेरड का वैल्यू। यहाँ पर फेरड को कैपेसिटेंस का SI यूनिट कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, ये वही है कैपेसिटेंस को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस इज द रेशियो बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी बता चुका हूँ, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरड। और याद रखिएगा 1 फेरड = कूलाम पर वोल्ट होता है ना। ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर पॉइंट 2 भी नोटेड वाला पॉइंट है ना। 1 मिली फेरड जिसको शॉर्ट में हम लोग 1 mF लिखते हैं, ये होता है 10⁻³ फेरड के इक्वल होता है। सेकंड याद रखिएगा 1 माइक्रो फेरड जिसको हम लोग शॉर्ट में 1 μF लिखते हैं, ये होता है 10⁻6 फेरड के इक्वल होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा 1 पिको फेरड। 1 पिको फेरड को शॉर्ट में लिखा जाता है 1 pF = 10⁻12 फेरड के इक्वल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पर ये काम आने वाला है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के डायमेंशन की बात करते हैं। तो चूंकि हम लोग को पता है कैपेसिटेंस जो है Q/V के इक्वल होता है। Q का यूनिट होता है कूलाम और V का यूनिट होता है जूल पर कूलाम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलाम, ये C जो है ऊपर चला जाएगा तो कूलाम² जूल हो जाएगा। और यहाँ पर जूल को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। जूल को न्यूटन मीटर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग कूलाम² मीटर लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर कूलाम² है तो नीचे हम लोग सेकेंड² से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो हमको मिल जाएगा C = C² S² NM, मतलब S² का हम लोग मल्टीप्लाई किए और डिवाइड भी किए हैं। अब यहाँ पर C² S² को हम लोग A² लिख सकते हैं, क्योंकि कूलाम पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, करंट का यूनिट होता है ना। क्योंकि करंट का डेफिनेशन क्या होता है, Q/T होता है ना। क्या होता है, Q/T होता है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, kg/s² लिख सकते हैं। और ये कहाँ से आया, तो यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं kg/s², और ये वाला मीटर पहले से है। तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं A²S² kg/m²/s²। और जब हम लोग इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा m⁻⁻1 क्योंकि किलोग्राम है, l⁻², यहाँ पर मीटर² है, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और ये s² है और यहाँ पर s², तो ये t⁻4 हो जाएगा, और यहाँ पर a² पहले से है। तो इस प्रकार से कैपेसिटेंस का डायमेंशन हमको मिल गया है। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होता है, C = ब्रैकेट में m⁻⁻1 l⁻2 t⁻4 और a⁻2 है। इसी को कहा जाता है कैपेसिटेंस का डायमेंशन।
अब चलिए कैपेसिटेंस के डिपेंडेंसी की बात करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं C = Q/V होता है। मतलब किसी डिवाइस में या कैपेसिटर में जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उसका उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटेंस जो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी डिपेंडेंसी है कैपेसिटेंस की, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी कैपेसिटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल होगा उतना ही कम उसका कैपेसिटेंस होगा, और जितना कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटर में जो कंडक्टिंग प्लेट यूज़ करते हैं और दोनों प्लेट को हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू सेपरेट कर देते हैं, तो वो जो कंडक्टर प्लेट होता है उसके साइज और शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन, कैपेसिटेंस। नेचर ऑफ मीडियम के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। नेचर बोलने का मतलब है उसकी परमिटिविटी। प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर की प्रेजेंस भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। जैसे कि दो प्लेट होते हैं, दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो कंडक्टिंग प्लेट होता है वो, और दोनों प्लेट के बीच में जो कंडक्टर यूज़ करते हैं या डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड करता है कौन, कैपेसिटेंस। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमको एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, और ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड बोलने का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई नहीं है, या बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से इसके ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो इस प्रकार के कंडक्टर को कहा जाता है आइसोलेटेड कंडक्टर, और इसका शेप जो है स्फेरिकल है, इसलिए इसको कहा जाता है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो कंसिडर कर लेते हैं ये एक स्फेरिकल है और ये जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर कह सकते हैं। इसका रेडियस जो है r है और इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस स्फेरिकल सेल के लिए ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, V = 1/4πε0 Q/R होता है। और ऑलरेडी हम लोग को पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = Q/V होता है। तो यहाँ पर V का वैल्यू यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा C = Q/1/4πε0 Q/R। यहाँ से Q और Q कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, C = 4πε0R। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = 4πε0R होता है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं सिंबल ऑफ कैपेसिटर, या इसी को कहा जाता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट कैपेसिटर होता है फिक्स्ड कैपेसिटर, मतलब ये फिक्स होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। पोलराइज्ड कैपेसिटर का मतलब ये है दो प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यूज करते हैं वो ऐसा मटेरियल होता है जो पोलराइज्ड हो जाता है, तो उस प्रकार के कैपेसिटर को बोला जाता है पोलराइज्ड कैपेसिटर, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार रहता है, आप लोग देख पा रहे हैं। तीसरे कैपेसिटर की बात करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ये एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसका वैल्यू को कम ज़्यादा किया जा सकता है, और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, जो फिक्स्ड कैपेसिटर रहता है वैसे ही इसका सिंबल होता है, बस दोनों में एक डिफरेंस है, यहाँ पर एक तीर का निशान लगा होता है जो कि ये बताता है कि ये वेरिएबल कैपेसिटर है। तो ये रहा सिंबल ऑफ कैपेसिटर एंड टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। आगे हम लोग बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर जो है कौन से प्रिंसिपल से काम करते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक प्लेट ए है और प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा प्लेट हम लोग ले लेते हैं जिसका नाम है बी और ये अनचार्ज्ड है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे ही इस प्लेट बी को हम लोग प्लेट ए के पास लाते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है, इस वाले फिगर में हम लोग क्या करते हैं, प्लेट बी को प्लेट ए के पास लाते हैं। तो प्लेट ए के पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, प्लेट बी के पास कोई चार्ज नहीं था। जैसे ए के पास मिला इसके पास चार्ज प्रोड्यूस हो गया बी में।
तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अपोजिट चार्ज जो है इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जो निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसके जस्ट अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग प्लेट बी को क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। जैसे कि ये तीसरे फिगर में दिखाया हुआ है, प्लेट बी को हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, या ग्राउंड से या अर्थ सरफेस से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ग्राउंड हो जाता है। और इन दोनों प्लेट में केवल 2 चार्ज बच जाते हैं। प्लेट ए में पॉजिटिव चार्ज तो रहता ही है पहले से, और प्लेट बी में क्या हो जाता है, एक निगेटिव चार्ज बच जाता है। तो इस प्रकार से प्लेट ए और प्लेट बी दोनों में ही चार्ज हो जाता है, जो कि अपोजिट चार्ज होता है। तो इसी प्रिंसिपल पर आधारित है कैपेसिटर, इसी प्रिंसिपल्स पर ये काम करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, अगर कोई भी चार्ज्ड बॉडी है और उसको अगर किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखा जाए तो उसमें ऑटोमेटिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि कैपेसिटर जो है कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, या इसी प्रिंसिपल से वर्क करता है ये। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैपेसिटर को समझ लिए, कैपेसिटेंस क्या होता है उसको भी समझ लिए, और कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, जैसे कि उसका कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट, उसका सिंबल, और उसका डायमेंशन, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, टाइप्स, और इसका प्रिंसिपल, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इस चैप्टर का 14 नंबर का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का 14 नंबर का जो टॉपिक है उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आप लोगों ने 10th क्लास में रजिस्टर कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा या पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे रजिस्टर को क्या कर देते थे, एक सीरीज़ में जोड़ देते थे, एक के बाद एक हम लोग उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर देते थे, उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकालते थे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, और उसी रजिस्टर को हम लोग क्या करते थे, पैरेलल में कनेक्ट करते थे, उसके बाद फिर कैलकुलेट करते थे कि उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अब हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, किसमें, सीरीज़ में और पैरेलल में। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो इसको कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का डेफिनेशन यदि आप लोग को लिखने के लिए बोला जाए तो आप लोग डेफिनेशन में क्या लिखोगे, व्हेन द टू टर्मिनल ऑफ वन कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू ईच टर्मिनल ऑफ अनदर कैपेसिटर द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसी भी कैपेसिटर में, जैसे कि एक कैपेसिटर है मेरे पास, तो उसका जो एक टर्मिनल है उसको दूसरे कैपेसिटर के टर्मिनल से उसको जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है, जैसे कि ये एक कैपेसिटर है, दूसरा ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। ये जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है ये इसका फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकंड टर्मिनल है। कैपेसिटर 2 का ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकंड टर्मिनल है। तीसरे वाले कैपेसिटर का ये फर्स्ट टर्मिनल है और ये सेकंड टर्मिनल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी कैपेसिटर का जो फर्स्ट टर्मिनल है सभी को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो सेकंड टर्मिनल है उसको एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमको कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और यही चीज इस पॉइंट में लिखा हुआ है, व्हेन द टू टर्मिनल ऑफ वन कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू ईच टर्मिनल ऑफ अनदर कैपेसिटर द कैपेसिटर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, द वोल्टेज इज द सेम अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स दैट आर लिंक्ड इन पैरेलल। जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा वोल्टेज जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है, अगर हम लोग बैटरी के द्वारा V पोटेंशियल दे रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को, तो C1 कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, और दूसरे कैपेसिटर का भी पोटेंशियल V होगा, और तीसरे कैपेसिटर का भी पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा हुआ है कि वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्या होता है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होता है या सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है दिस इज द वे टू फाइंड द इफेक्टिव और इक्विवेलेंस और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अगर इस प्रकार का हमको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो ये एक मेथड है या एक तरीका है कि इस कॉम्बिनेशंस का टोटल कैपेसिटेंस को आप लोग इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो, या फिर इसी को बोल सकते हो रिजल्टेंट या फिर नेट कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो। आपको एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी एक नाम का यूज कर सकते हैं। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, यहाँ पर हमको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है सिंस हेयर ईच कैपेसिटर कैन स्टोर डिफरेंट चार्जेस बिटवीन देयर प्लेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी। जैसे कि हम इस पॉइंट पर बता चुके हैं कि इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होंगे, तो इस पॉइंट से याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सभी कैपेसिटर्स के डिफरेंट होंगे। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये जो पहला कैपेसिटर है ये कितना चार्ज स्टोर करता है, Q1 चार्ज स्टोर करता है। उसी प्रकार दूसरा कैपेसिटर है ये Q2 चार्ज को स्टोर करता है। तो तीसरा कैपेसिटर के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये Q3 चार्ज को स्टोर करता है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्टोर किए जा रहे हैं कैपेसिटर के द्वारा वो कितना होगा, तो वो होगा Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन वी फर्स्ट डिफाइन द टोटल चार्ज Q स्टोर्ड बाय द कॉम्बिनेशन। तो ये हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 हमको कैसे मिला, यहाँ पर जो ईच कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं उसको हम लोग Q1 Q2 Q3 कंसिडर कर लिए हैं और सभी को क्या कर दिए, ऐड कर दिए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर कैसा होता है, एडिटिव नेचर का होता है। अब ऑलरेडी हम लोग को पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q/V होता है। तो यहाँ पर पहले वाले कैपेसिटर के लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू C1V लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV लिख सकते हैं। तो पहले कैपेसिटर के लिए Q1 इज इक्वल टू C1V हो जाएगा, दूसरे कैपेसिटर के लिए Q2 इज इक्वल टू C2V हो जाएगा, और तीसरे कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू C3V हो जाएगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू 1 में सब्सटीट्यूट करने पर हमको मिल जाता है Q नेट इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, V यहाँ पर क्या है, कॉमन है, तो V को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पर जो नेट चार्ज है तो नेट चार्ज को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो नेट कैपेसिटेंस, इसको आप लोग नेट कैपेसिटेंस बोल सकते हो या इसी को आप लोग CP भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पर C नेट या CP अपॉन क्या हो जाएगा, ये Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये CV हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, Q/V होता है। तो यहाँ से हम लोग को Q इज इक्वल टू CV मिलता है। तो यहाँ पर C को हम लोग क्या लिए हैं, CP लिए हैं, और V है, तो इसीलिए Q नेट को मैं क्या लिख देता हूँ, CP इंटू V लिख देता हूँ। अब यहाँ पर V और V दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमको फाइनली यहाँ पर कितना मिल जाएगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो यदि एक या एक से अधिक 1 और मोर कैपेसिटर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो यहाँ पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या फिर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लिए, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस पूरे कॉम्बिनेशंस का क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर occurs when terminal of a capacitor is connected to the terminal of another capacitor end to end। बोलने का मतलब यह है कैपेसिटर का जो फर्स्ट टर्म है और जो दूसरा टर्म है
तो दूसरा टर्म जो है दूसरे कैपेसिटर के पहले टर्म से, और दूसरा कैपेसिटर का अनदर टर्म जो है तीसरे वाले के फर्स्ट टर्म में। मतलब ये इंड टू इंड क्या करते हैं, क्या रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यह हम लोग ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस में ये क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस को क्या कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है द चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज द सेम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जितना चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर में होगा उतना ही चार्ज दूसरे कैपेसिटर में होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहेंगे, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है, पहले कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V1 कंसीडर किया है और दूसरे कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V2 कंसीडर किया गया है, और तीसरे कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V3 कंसीडर किया गया है। तो इस प्रकार से इस कॉम्बिनेशंस का अगर हम लोग इफेक्टिव कैपेसिटेंस या फिर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये कंडीशन याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा या सेम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस कॉम्बिनेशन में टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपन V होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ से V का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू Q अपन C। अब यहाँ पर पहले वाले कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू Q अपन C1 लिख सकते हैं। दूसरे कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू Q अपन C2, और तीसरे कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग लिख सकते हैं V3 इज इक्वल टू Q अपन C3। तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन 2 का वैल्यू जब 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा V इज इक्वल टू Q अपन C1 प्लस Q अपन C2 प्लस Q अपन C3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो V है ये नेट पोटेंशियल है, तो V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपन C लिख सकते हैं। अब यहाँ पर V क्या है, नेट पोटेंशियल है, तो यहाँ पर चार्ज तो वही रहेगा क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट रहता है। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए हम लोग इसको CS से डिनोट करते हैं, या इसी को C इफेक्टिव से भी डिनोट कर सकते हैं, या इसी को हम लोग C रिजल्टेंट या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग Q को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q ब्रैकेट में 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3 बच जाएगा, और यहाँ पर Q और Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग के पास यहाँ पर बचेगा 1 अपन CS इज इक्वल टू 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3। इसी फॉर्मूले को कहा जाता है एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, if we have n capacitor then equivalence or effective capacitance will be। यहाँ पर हम लोग अभी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर के बारे में बात किए हैं, C1 C2 और C3। यदि इसी प्रकार हमारे पास n कैपेसिटर रहते तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना मिलता, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस CN, ये मिलता। इसी प्रकार सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग को क्या मिलता है, n कैपेसिटेंस के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन CN मिलता, इस प्रकार मिलता। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको नोट करिएगा आप लोग, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन इज अपोजिट टू द रेजिस्टर एंड इंडक्टर कॉम्बिनेशन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो विपरीत होता है या अपोजिट होता है किसके कॉम्बिनेशन का, रेजिस्टर और जो इंडक्टर होते हैं उसके कॉम्बिनेशन का। अब कैसे अपोजिट होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यदि हम लोग रेजिस्टर और इंडक्टर की बात करें, रेजिस्टेंस का मतलब होता है R और इंडक्टेंस का मतलब होता है L।
रेजिस्टेंस का मतलब करंट को विरोध करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, और करंट को विरोध करने की प्रॉपर्टीज होती है जिस मटेरियल में प्रॉपर्टी पाया जाता है उसको रजिस्टर कहते हैं। और ये होता है इंडक्टेंस, जो एनर्जी को मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म्स में स्टोर करता है एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, या उस टर्म्स में करंट को अपोज करते हैं, तो उस मटेरियल को हम लोग इंडक्टर कहते हैं। तो जब हम लोग रजिस्टर को पैरेलल कनेक्शन करते हैं तब हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। इन रजिस्टर है हमारे पास और उन सभी रजिस्टर को हम लोग पैरेलल में क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए हैं, तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये मिलता है। इसी प्रकार इंडक्टर का जो फॉर्मूला मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो मिलता है 1/Lp इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/Ln। और यदि सीरीज की बात करें, जब रजिस्टर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब हम लोग को ये फॉर्मूला मिलता है Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस प्लस Rn। और जब हम लोग सीरीज में इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तब हम लोग को फॉर्मूला मिलता है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बोल सकते हो, Ls इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस Ln। तो यहाँ पर रजिस्टर और जो इंडक्टर है दोनों का कॉम्बिनेशन जो है सेम होता है लेकिन अपोजिट होता है कैपेसिटर से। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जब कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला मिलता है, जबकि रजिस्टर और इंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमको ये वाला फॉर्मूला मिलता है। जबकि सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलता है, और सीरीज में हम लोग को रेजिस्टेंस और इंडक्टर के लिए ऐसा फॉर्मूला मिलता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला हमको पैरेलल में मिला है और ये वाला फॉर्मूला हमको सीरीज में मिला है। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिए हैं, कैपेसिटर क्या होता है पढ़ लिए, कैपेसिटेंस क्या होता है पढ़ लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर के एप्लीकेशंस की, कि कैपेसिटर का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़, या इसी को बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हम लोग के डेली लाइफ में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ होते हैं वहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ होता है। जैसे कि एसी मोटर हो गया, वाटर पंप हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, फ़ैन हो गया, एयर कंप्रेशर हो गया, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, लाइटिंग, इन सभी जगह क्या होता है कैपेसिटर का यूज़ होता है। इसके अलावा और बहुत सारे डिवाइसेस हैं या साइंटिफिक या रिसर्च लेवल का जो एप्लीकेशन है कैपेसिटर का वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एनर्जी को स्टोर करने के लिए, कपलिंग सिग्नल के लिए, डीकपलिंग सिग्नल के लिए, हाई पास लो पास फिल्टर में यूज़ किया जाता है, पावर फैक्टर करेक्शन में यूज़ किया जाता है, स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर में यूज़ किया जाता है, स्नबर सर्किट में भी इसका यूज़ किया जाता है, और डीसी पावर सप्लाई फिल्टरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये रहे इसके एप्लीकेशन। यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली ये सभी मशीनें हैं, ठीक है। ये सभी जो एप्लीकेशन है ये प्रोसेस है, और यहाँ पर डिवाइस भी है, दोनों हैं, ठीक है। तो सारा एप्लीकेशन यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। इसमें से जो एप्लीकेशन आपको समझ में आया है इसमें से उसको याद रखिएगा कि कैपेसिटर का कैसे यूज़ करते हैं। वैसे भी आप लोग अपने डेली लाइफ में तो देख ही चुके हैं कि कैपेसिटर का कैसे यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर हो गया या मोबाइल हो गया या टीवी हो गया, जब उसको बनवाने के लिए जाते हैं तो उसके मदरबोर्ड में बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर लगे रहते हैं। आप लोगों के घरों में जो पंखा होता है उसमें भी कैपेसिटर लगा रहता है जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे यूज़ होते हैं कैपेसिटर के। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का 15 नंबर का टॉपिक है। इसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।